हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाई एसके पर स्वागत है। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। बलबन का पुत्र था कैकुबाद, उसको हटाकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया। शक्ति के द्वारा इसने सिंहासन पर अधिकार किया था। यह भी तुर्क वंश का था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि क्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शक्ति के बल पर राज प्राप्त किया था? तो यह सही है कि इसने शक्ति के बल पर राजगद्दी प्राप्त किया था और यह तुर्क वंश का था। कैकुबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। हमेशा प्रश्न पूछता है कि शाइस्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किसने दिया था? तो यह कैकुबाद ने इसको यह उपाधि दिया था। कैकुबाद द्वारा बनवाए गए किलोखड़ी के महल में इसने राज्याभिषेक किया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसके समय दक्षिण भारतीय राज्य देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हमला किया गया था। इसके समय दक्षिण भारतीय राज्य देवगिरी पर हमला किया गया था और देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र देव था, इसी पर हमला किया गया था। और रामचंद्र देव पर हमला करने के लिए इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गया था। ईरानी फकीर सीदी मौला को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथियों से कुचलवा दिया था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किस फकीर को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथियों से कुचलवा दिया था? तो याद रखिएगा, सीदी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया था। 2000 मंगोल इस्लाम को अपनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही। और दिल्ली में जो मंगोलपुरी है, इन्हीं को उस जगह पर बसाया गया था। जो मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे, उनको दिल्ली के मंगोलपुरी जो वर्तमान में भी है वहीं पर बसाया गया था। 1296 में जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने गया था। यह देवगिरी के आक्रमण के पश्चात अलाउद्दीन जो है इससे मिलने आया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। इसी से मिलने यह करा गया था और भतीजे ने छल पूर्वक इसका वध कर दिया, यानी इसकी हत्या कर दी। करा गया था यह भतीजे को बधाई देने के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण करके वहाँ के शासक को हराया, वहाँ से कर प्राप्त किया था, धन की प्राप्ति किया था, और इसी को बधाई देने के लिए वह करा गया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने छल से इसकी हत्या कर दी और अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक बन गया। 1296 में करा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो याद रखिएगा, बलबन का लाल महल था, वहीं पे इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी का अली था और गुरसाप था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, अली था और गुरसाप था। नगद वेतन तथा अस्थायी सेना रखने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। इसके पहले जो था नगद वेतन सेना को नहीं दिया जाता था, न ही अस्थायी सैनिक हुआ करता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यह जानता था कि अगर राज्य का विस्तार करना है और दूसरे राज्यों पर अगर कब्जा करना है, उनसे कर की प्राप्ति करना है, तो इसके लिए हमें अस्थायी सेना रखना होगा। वर्तमान समय में भी हर देश अस्थायी सेना रखता है और उनको नगद वेतन देता है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी भी अस्थायी सेना रखा और नगद वेतन दिया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि कौन दिल्ली का शासक जो है अस्थायी सेना रखना शुरू किया और नगद वेतन देना शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। यह याद रखिएगा। घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया रखने की प्रथा भी इसने शुरू किया। यह इसलिए किया गया था कि जब युद्ध में घोड़े को ले जाया जाता था तो घुड़सवार जो थे सैनिक, वह क्या करते थे? घोड़ा को बदल देते थे। अतः घोड़ा की पहचान करने के लिए घोड़ा को दागा जाता था, यानी उसका एक चिन्ह बनाया जाता था और उसका जो है बजाते पेपर बनाया जाता था, ताकि जब युद्ध मैदान में घोड़ा को ले जाया जाए तो उसे चिन्हित किया जाए। और इसके लिए जो है हुलिया भी रखा जाता था सैनिकों का, कि जो घुड़सवार युद्ध मैदान में जा रहे हैं जो सैनिक, उनका किस तरह का हुलिया है, यह भी उस समय रखा जाने लगा। वर्तमान में भी आप देखेंगे थल, वायु तथा स्थल से सैनिक जो है उनकी भी जो है पहचान रखी जाती है।
वर्तमान में भारत में हर व्यक्ति का आधार एक पहचान है, इसीलिए कि उनको चिन्हित किया जा सके। उस समय भी अलाउद्दीन खिलजी ने यह शुरू किया था। भू राजस्व का दर जो है 1/2 भाग कर दिया गया था। 1/2 भाग का अर्थ है कि भू राजस्व जो है अब आधा वसूला जाता था। पहले जो था भू राजस्व जो था आधा नहीं वसूला जाता था, 1/3 या 1/6 लिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यह जानता था कि अगर हमें राज्य को सुदृढ़ रखना है तो हमें धन भी चाहिए, इसलिए जो है अब वह भू राजस्व की दर जो है आधा कर दिया, यानी 1/2 भाग वसूला जाने लगा। यह याद रखिएगा। खम्स जो होता था वह लूट का धन होता था। जैसे कहीं दूसरे राज्य पर हमला किया गया तो वहाँ से जो धन प्राप्त हुआ था उसको कहते थे खम्स। उसमें क्या किया कि पहले जो था 3/4 भाग जो था जो लूट के लाते थे उनका होता था और 1/4 जो था राजा का होता था। लेकिन अब जो है इसने पलट दिया और कहा कि नहीं, अब 3/4 भाग जो है वह सुल्तान का होगा, 1/4 भाग जो सैनिक प्राप्त करेंगे उनका होगा, जो लूटेंगे उनका होगा। इसलिए इसके काल में खम्स का भी जो है भाग बदल दिया गया। मूल नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत इसने लागू किया। मूल नियंत्रण प्रणाली का अर्थ है कि हर वस्तुओं पर एक मूल्य निर्धारित किया गया कि इस वस्तु का मूल्य इतना ही होगा, इससे अधिक जो है वसूला नहीं जाएगा, जिससे प्रजा में जो है इसके प्रति सम्मान की भावना जन्म लिया। आज भी देखेंगे कि हर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, चाहे वह कोई भी वस्तु हो, उससे अधिक आप मूल्य नहीं ले सकते हैं। अगर उससे अधिक अगर आप मूल्य वसूलते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होता है। उस समय भी ऐसा ही प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। मलिक काफूर को दक्षिण भारत पर विजय करने के लिए भेजा था। मलिक काफूर इसका सेनापति था। इसको कहा गया था कि जैसे यह भारत है, मान लीजिए कि एक छोटा सा नक्शा में आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे यह भारत है, तो इसके जो है यह भारत है, तो यहाँ था दिल्ली। अब यहाँ से दक्षिण भारत के जो छोटे छोटे यहाँ पे राज्य थे, इनको जीतने के लिए एक अभियान चलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अपने सेनापति को भेजा गया था। उसी में यह मलिक काफूर था। इसको जो है यहाँ से भेजा गया कि वह जो है जाकर ये दक्षिण में जितने भी राज्य हैं उनको जीते। और वहीं पर जो है देवगिरी भी दक्षिण में पड़ता था, जिस पर खुद अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था। तो हमेशा प्रश्न पूछता है कि दक्षिण भारत पर विजय करने के लिए उसने कौन से अपने सेनापति को भेजा था, तो मलिक काफूर को भेजा था। हमेशा ही ये प्रश्न जो है इससे बार बार पूछा जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। किसने भेजा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजारा खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हमेशा प्रश्न जो है विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई पीसीएस हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हो। यह हमेशा पूछता है कि अलाई दरवाज़ा का कौन निर्माण किया, सीरी का किला का निर्माण कौन कराया, जमैका खाना मस्जिद का निर्माण कौन कराया, तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाज़ा को माना जाता था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे माना जाता था, तो अलाई दरवाज़ा को माना जाता था। अलाउद्दीन ने दैवी अधिकार के सिद्धांत को लिया था। अलाउद्दीन ने दैवी अधिकार के सिद्धांत को लिया था। हर शासक जो है दैवी अधिकार के सिद्धांत को लेते थे। आप देखेंगे कि प्राचीन समय में जो अशोक था उसने भी कहा था कि सभी पुत्र हमारा जो है संतान के समान है। तो इसका क्या अर्थ था कि वह यह कहना चाहता था कि जो भी प्रजा है वह जो है राजा के प्रति सोचे। इसने भी इसी नीति को अपनाया और इसने दैवी अधिकार के सिद्धांत को अपनाया। इसने इसका कहना था कि ईश्वर ने हमें शासन करने के लिए ही पृथ्वी पर भेजा है। इसी का अर्थ होता है दैविक अधिकार का सिद्धांत। हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी बलबन और अलाउद्दीन खिलजी दोनों परीक्षा में दिया जाता है प्रश्न में, और यह प्रश्न पूछा जाता है कि दैवी अधिकार का सिद्धांत को किसने चलाया। उसमें बलबन भी नाम रहता है, अलाउद्दीन खिलजी भी रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी होगा, इसे ही सही आप मानिएगा। एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस में तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में भी कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। उपाधि, सिकंदर शानी की उपाधि इसने लिया था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि किसने सिकंदर शानी की उपाधि लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर शानी की उपाधि लिया था। मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दीवान ए रियासत होता था कि व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए दीवान ए रियासत की नियुक्ति की गई थी।
और इस पद पर मलिक याकूब को नियुक्त किया गया था ताकि वह देखभाल करे। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत होती थी। आज भी बाजार पर नियंत्रण करने के लिए पूरी व्यवस्था सरकार के पास एक एजेंसी है जो करती है। उसी तरह जो है उस समय दीवान ए रियासत जो है बाजार नियंत्रण का कार्य करती थी, उस पर नियुक्ति जो है मलिक याकूब का हुआ था। हमेशा प्रश्न पूछता है कि दीवान ए रियासत के पर नियुक्ति किसकी की गई थी? मलिक याकूब की गई थी। हमेशा प्रश्न पूछता है कि दीवान ए रियासत पर अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी नियुक्ति किया था? तो याद रखिएगा मलिक याकूब की नियुक्ति की गई थी। परवाना नवीस वस्तुओं की परमिट जारी करता था। आज भी देखते हैं कि जो भी वस्तु होता है उसका परमिट जारी किया जाता है। उस समय में भी जो ये परवाना नवीस था, यह वस्तुओं का परमिट जारी किया जाता था। आप सोचिए कि सल्तनत काल में ही बाजार की जो व्यवस्था थी वो कितनी सुदृढ़ थी, कितना नियंत्रण था, ताकि जो है कालाबाजारी को रोका जा सके। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपनी कृति तारीख़ फिरोज शाही में आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जो है देता है। यह अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किसने अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के बारे में अपने पुस्तक में वर्णन किया है? तो याद रखिएगा ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही में इसका वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन ने बाजार पर नियंत्रण करने के लिए यह भी तय किया था कि जो माप तौल का जो वाट होता था उसका भी निर्धारण किया था, उसकी भी जांच होती थी। अगर कोई वस्तु कम तौलता था तो कहा जाता था कि उसने यह व्यवस्था लागू किया था कि जितनी वस्तु कम तौला जाएगा उतना उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। यह उसकी व्यवस्था थी, जिसके कारण जो है कालाबाजारी उसके समय में बहुत कम देखने को मिला है। आगे के काल में आप देखेंगे कि ज़्यादा कालाबाजारी देखने को मिला है। वर्तमान समय में आप सबसे ज़्यादा कालाबाजारी देखने को आपको मिलेगा। सरकार नियंत्रण करने की कोशिश करती है लेकिन नियंत्रण नहीं हो पाता है। लेकिन उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ व्यापार पर इतना नियंत्रण स्थापित कर लिया था कि कालाबाजारी कहा जाता है कि उसके समय समाप्त हो गया था। कोई भी व्यापारी कालाबाजारी करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वह नियम बना रखा था कि अगर वस्तु कम तौलेगा तो उसकी उतना शरीर से मांस को काट लिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण करने के लिए नवीन पद का भी गठन किया था। दीवान ए रियासत का इसने गठन किया था। इसका काम था व्यापारियों पर नियंत्रण करना। दीवान ए रियासत का काम था व्यापारियों पर नियंत्रण करना। शहना ए मंडी इसने गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका काम था प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था शहना ए मंडी। वरीद इसका काम था बाजार के अंदर घूमकर बाजार का नियंत्रण करना। मुनहियान ए गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। इसका काम था मुनहियान ए गुप्तचर का गुप्त सूचना प्राप्त करना। शहना ए मंडी यहाँ खाद्यान्नों के बिक्री के लिए लाया जाता था। शहना ए मंडी था, वहाँ पे खाद्यान्नों को बिक्री के लिए लाया जाता था। सराय ए अदल यहाँ पे वस्त्र, तेल, शक्कर आदि बेचने के लिए लाया जाता था। अधिकारी थे मुहत्सिब और नाजिर, ये मूल नियंत्रण को सफल बनाते थे। ये अधिकारी थे, ये इसकी देखभाल करते थे। मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को खालसा भूमि में अलाउद्दीन खिलजी ने परिवर्तित कर दिया था। जो ये मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई जो भूमि थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। ये दान में दिया जाता था। इस पर जो है शासक जो है कर नहीं वसूलता था। जिसको दान किया जाता था वही उसी का अधिकार उस भूमि पे हो जाता था। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी भूमि को ले लिया और इसे खालसा भूमि यानी राज्य की भूमि में घोषित कर दिया। नवीन कर इसने शुरू किया। एक होता था चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा होता था गढ़ी कर जो घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि दुधारू पशुओं पर कर लगता है, घरों पर भी कर लगाया जाता है सरकार के द्वारा। भारत में भी आप देख सकते हैं कि घरों पर भी कुछ कर लगाया गया है। दुधारू पशुओं पर भी कर लगाया गया है। जो दूध जो ग्वाला जो दूध पालते हैं, दूध जो बेचते हैं, उस पर भी कर लगता है। चराई कर जो है उस समय भी दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। मंगोल का आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय 6 बार हुआ। कई बार मंगोल ने आक्रमण किया ताकि जो दिल्ली पर वो अधिकार कर ले, लेकिन सफल ना हो सका, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैनिक जो व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ कर लिया था। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि चाइना जो है भारत पर आक्रमण बार बार कर रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अपनी सैनिक को और सुदृढ़ किया है। इसके लिए वर्तमान में राफेल को मंगाया गया है। कई युद्ध अस्त्र भी मंगाए गए हैं। सेना में भी
भर्तियां तेज की गई हैं ताकि जो है अगर चाइना से युद्ध हो तो हम उसका सामना कर सकें। यही अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस समय जो है सेना को सुदृढ़ करने के लिए हुलिया रखना शुरू किया, घोड़े को दागना शुरू किया ताकि जो है मंगोल से जो आक्रमण होता था मंगोलों के द्वारा उसका सामना किया जा सके। 6 बार इसके समय आक्रमण किया गया मंगोलों के द्वारा। पहला आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में हुआ, दूसरा सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा तरगी के नेतृत्व में, पांचवा अली बेग के नेतृत्व में तथा छठा ताराताक के नेतृत्व में। ये मंगोल आक्रमणकारी थे जिन्होंने आक्रमण किया। पांड्य राज ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। दक्षिण में अधिकार करने के लिए, दक्षिण के जो राज्य थे उस पर अधिकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार अपने सैनिकों को भेजा था, लेकिन पांड्य राज ने इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और जो है ना ही इसको कर दिया। यहाँ से जो दक्षिण पे आक्रमण की शुरुआत की गई थी मलिक काफूर के द्वारा, यहीं पे पांड्य राज था सबसे नीचे। हमने चोल, चेर और पांड्य पढ़ाया था, उस समय भी पांड्य राज के बारे में पढ़ाया था। तो यहीं पर आक्रमण तो किया गया लेकिन इस पर कभी भी अधीनता जो है इनको स्वीकार नहीं कराया गया। उत्तर से दक्षिण आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो था अलाउद्दीन खिलजी का था, धन की प्राप्ति करना ही मुख्य उनका उद्देश्य था। वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने की लालसा अलाउद्दीन खिलजी में देखने को नहीं मिलता है। 1301 में रणथंभौर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ये राजस्थान इधर है, यहाँ पे था रणथंभौर, इसको जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में मिला लिया। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि रणथंभौर को अलाउद्दीन खिलजी ने कब जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया था। 1301 में मिला लिया था। इसी समय यह काफ़ी घायल हो गया था, ऐसा माना जाता था कि इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन रणथंभौर में घायल होने के बाद भी इसकी मृत्यु नहीं हुई थी और जब दोबारा लौटा तो इसने अपनी सैनिकों को काफ़ी सुदृढ़ किया था। 1303 में इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ को जीता। कहा जाता है कि चित्तौड़ पहले इसका मित्र ही हुआ करता था, वहाँ की रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया गया था, ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन इसका क्या उद्देश्य है, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग राय दिया गया है। चित्तौड़ को जीतने के बाद इसने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था और कहा जाता है कि यहाँ जौहर हुआ था। काफ़ी जो रानी थी, राजपूत रानी, उन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर होता है कि आग होता है, एक सामूहिक आग लगाया जाता है, उसमें जो है जितनी भी महिलाएं होती हैं जिनके पति मारे जाते हैं वह उस आग में कूदकर अपने प्राण को त्याग कर देती हैं, इसको कहते हैं जौहर। तो इस समय काफ़ी जो है चित्तौड़ की महिलाओं ने उस अग्नि में अपने आप को आहुति दिया था। देवगिरी के शासक रामचंद्र को राय रैयान की उपाधि दिया गया था और नवसारी का जिला भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। मुख्य रूप से यह उपाधि इनको इसलिए दिया गया था कि देवगिरी पड़ता था दक्षिण में और इसी के सहयोग से जो छोटे छोटे राज्य थे, हिंदू राज्य, उनको जो है अलाउद्दीन खिलजी जीतना चाहता था, उनसे कर प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले आक्रमण किया था और रामचंद्र को मित्र बना लिया, उनको राय रैयान की उपाधि भी दिया। कई बार प्रश्न में पूछता है कि राय रैयान की उपाधि किसको दिया गया था, तो रामचंद्र को दिया गया था और इनको नवसारी का जिला भी दिया गया था। खासकर पीसीएस में ये जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह के एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में इस तरह के कम ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। प्रताप रुद्रदेव पर मलिक काफूर ने हमला किया और प्रताप रुद्रदेव ने बाद में संधि कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ और उन्होंने यह कोहिनूर हीरा जो है मलिक काफूर को दिया गया। यह मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिया और कई मुगल काल में भी जो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुगल काल में भी आप देखेंगे कि यह कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त किया गया था मुगल शासकों के द्वारा। बाद में जब भारत पर अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ अधिकार किया तो वह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और वर्तमान समय में वह ब्रिटेन में है। कोहिनूर हीरा भारत से ले जाकर ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है। भारत सरकार भी प्रयास कर रहा है कि कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया जाए, चूँकि वह भारत का है इसलिए भारत सरकार उसको लेना चाहता है, लेकिन अभी तक ब्रिटिश सरकार ने भारत को देने की इच्छा जाहिर नहीं की है। फिर भी भारत प्रयास कर रहा है। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई थी। कई बार प्रश्न पूछता है कि अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो गई थी, तो याद रखिएगा 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बना जो इसका पुत्र था, लेकिन यह कहा जाता है कि यह कमज़ोर शासक था और यह नग्न स्त्री पुरुष के ही संग में रहता था। इसने खलीफा की भी उपाधि लिया था। कहा जाता है कि किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि लिया था, तो यह मुबारक शाह खिलजी ने ही लिया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किसने
खलीफा की उपाधि लिया तो मुबारक शाह खिलजी। किसने नग्न स्त्री पुरुष का संगत पसंद, किसने सुल्तान को नग्न स्त्री पुरुष का संगत जो है पसंद था, तो यह मुबारक शाह खिलजी को ही पसंद था। मुबारक के वजीर जो था खुसरो खां, इसने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और इसने खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। खुसरो खां हिंदू से मुसलमान बना था, अतः मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इसने ऐसा किया था। बाद में जो है खुसरो खां की भी हत्या कर दी जाएगी। आगे जो है आज हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। लास्ट में यही कहेंगे कि अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिएगा। जितने भी पीसीएस में आने वाले पीसीएस का एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे इस तरह के जो मैं वीडियो डालता हूँ इसमें से उसमें प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, यही आपको कहना था। एसएससी बैंकिंग रेलवे का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी प्रश्न जो है अगर सल्तनत से पूछा जाएगा तो मेरे वीडियो से जरूर उसमें प्रश्न आएगा। बीपीएससी का फॉर्म आने वाला है, बिहार दरोगा का फॉर्म आ चुका है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के कीजिए। लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि जो भी आपने टारगेट बनाया है जब तक वह पूरा ना हो जाए तब तक आप विश्राम नहीं लीजिए। बस हम लास्ट में इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।